सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सैनी आपके अपने परिष्कार कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 के गणित विषय के मॉडल पेपर के बारे में और उसके आंसर्स भी देखेंगे। हम देखेंगे कि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन बताए गए हैं उसी पैटर्न के अनुसार एग्जाम्स में क्वेश्चंस होंगे और पैटर्न सेम रहेगा। हम देखेंगे कि इन क्वेश्चंस का आंसर हमें किस तरीके से देना है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रश्न का प्रकारवार अंकवार क्या होगा। देखते हैं कि हमारे पास वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल 12 और 6 18 होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। अति लघुत्तरात्मक हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चन होंगे, वो भी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। लघुत्तरात्मक 13 प्रश्न होंगे टोटल, जो कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। दीर्घ उत्तरात्मक कुल 4 प्रश्न करने होंगे हमें और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। निबंधात्मक प्रश्न कुल 3 प्रश्न करने हैं हमें और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। इस प्रकार हमारे पास कुल 50 प्रश्न होंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। विषय वस्तु का अंक भार, कि हमारे पास जो टॉपिक्स दिए गए हैं उन टॉपिक्स के एक टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस संभावित हैं। तो संबंध तथा फलन से 3 अंक के क्वेश्चंस संभावित हैं। इसी प्रकार प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से 4 अंक के प्रश्न संभावित हैं। आयु से 5 अंक के प्रश्न संभावित हैं। सारणिक से 5 नंबर के तरह इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि 8, 6, 12, 4, 6, 7, 9, 4, 7 और इस प्रकार कुल हमारे पास 80 नंबर का पेपर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। पहला पार्ट देखते हैं। प्रश्न खंड ए बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें हमें प्रश्न दिए होंगे और उसके 4 ऑप्शन दिए होंगे। हमें आंसर ज्ञात करना है और आंसर फिल करना है। पहला देखते हैं क्वेश्चन। यदि f फ्रॉम r टू r fx इक्वल टू 2x माइनस 3, एक फलन दिया गया है fx, इस प्रकार परिभाषित है कि 2x माइनस 3, ये फलन f r से r में ही परिभाषित है। g फ्रॉम r टू r gx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 5, ये दूसरा फलन दिया गया है। तब f कॉम्पोजिशन g का इनवर्स x का मान है, ये हमें ज्ञात करना है। ये प्रश्न दिया गया है, हमें ये मान ज्ञात करना है। ज्ञात करते हैं। देखो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे f कॉम्पोजिशन g और फिर इसका इनवर्स ले लेंगे। f कॉम्पोजिशन g ज्ञात कर लेते हैं। देखिए f कॉम्पोजिशन इस प्रकार से होगा, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि f कॉम्पोजिशन gx इक्वल टू f ऑफ gx। अब आप gx का मान रख दीजिए। gx का मान है एक्स क्यूब प्लस 5। अब आप इस फलन में x की जगह एक्स क्यूब प्लस 5 रख दीजिए। देखिए रखते हैं 2x क्यूब प्लस 5 माइनस 3 इक्वल, ये वैल्यूज हो जाएगी यहाँ से 2x क्यूब, ये हो गया 2 गुणा 5 10, उसमें से 3 कम किए तो 7, ये हुए प्लस के 7। अब आप इसका इन्वर्स ले लीजिए। सपोज ये y है, यहाँ से आप x का मान ज्ञात कर लीजिए। तो 2x क्यूब प्लस 7 बराबर y, यहाँ से 7 को उस तरफ ले जाओ, 2 को उस तरफ ले जाओ, तो यहाँ से बचेगा x क्यूब इक्वल टू y माइनस 7 बटावा 2। अब घात 1 बटावा 3 कर दो तो यहाँ बचेगा x, तो ये हो गया y माइनस 7 बटावा 2 इसकी पावर 1 बटावा 3। इस तरह से बचा। अब आप इस आंसर में आपको y की जगह आप x पुट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि ये आपका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि यदि आयु a बराबर aij 2 गुणा 4, इस मैट्रिक्स का ऐसा क्रम है 2 गुणा 4 हो तो a में अवयवों की संख्या है। अवयवों की संख्या के लिए मैट्रिक्स के क्रम को हम गुणा कर देंगे तो जो संख्या मिलेगी वही आंसर होगा। तो 2 गुणा 4 बराबर 8, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, फलन fx बराबर मोड ऑफ x है। इसके 4 ऑप्शन हमें दिए हैं। पहला दे रहा है x के सभी मान के लिए संतत है। दूसरा है केवल x बराबर 0 पर असंतत। तीसरा है केवल x बराबर संतत और चौथा है x के सभी मान के लिए असंतत। हम जानते हैं कि fx बराबर मोड ऑफ x के सभी मान के लिए संतत होता है, तो आपका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/√x dx का मान होगा। इसका हमें मान ज्ञात करना है। देखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ये इंटीग्रेशन है
1/√x और dx। यहाँ से इस 1/√x को ऊपर ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन हो जाएगा कि x की पावर -1/2 इंटू dx। अब इंटीग्रेशन करना आसान है और इंटीग्रेशन कर दिया तो हमें आंसर मिल गया 2√x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कोस x dx का मान होगा। ये हम मान ज्ञात करते हैं। देखिए 1 प्लस कोस x है, इसको 1 माइनस कोस x से गुणा और भाग करवा देते हैं। देखो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा साइन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस कोस x इंटू 1 माइनस कोस x अपॉन 1 माइनस कोस x इंटू dx। देखिए 1 प्लस कोस x इंटू 1 माइनस कोस x, ये हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर x, यानी इसकी वैल्यू की साइन स्क्वायर x, और ये साइन स्क्वायर x इस साइन स्क्वायर x से कैंसिल हो गया तो हमें बचा सिर्फ 1 माइनस कोस x इंटू dx। इसका हम लोग इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। 1 का हो जाएगा x और माइनस कोस x का हो गया माइनस साइन x प्लस c। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्र y बराबर √x तथा रेखा y बराबर x से गिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए जो दोनों वक्र दिए हैं उनसे हम लोग एक बार डायग्राम बना लेते हैं, फिर देखते हैं कि समाकलन क्षेत्र कौन सा होगा। ये हम लोग डायग्राम बनाते हैं। ये पहला वक्र दिया है y बराबर √x, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हो गया y स्क्वायर बराबर x, जो कि एक परवलय है। ये परवलय हमने बना लिया, ये परवलय। ये दी गई रेखा y बराबर x है, ये हमने y बराबर x बना ली। अब समीकरण, ये जो दोनों वक्र हैं इनसे एक दूसरे में मान रख देते हैं, या फिर यहाँ से मान रख दीजिए तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें 1 और 1। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया और एक ये बिंदु होगी मूल बिंदु 0 0। अतः हमें पता तो चल गया कि समाकलन क्षेत्र कौन सा है। दोनों वक्रों के बीच का क्षेत्र हमारा समाकलन क्षेत्र है, ये वाला। अब इसको कैलकुलेट कैसे करें? इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि इससे यहाँ तक का पूरा एक्सेस के परिबद्ध तक का निकाल लें और उसमें से ये वाला पार्ट हम लोग कम कर दें तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। सीमा है हमारे पास x की 0 से लेके 1 तक, और ये इस कर्व के अनुदिश निकालते हैं। पहले ये कर्व है √x dx, और फिर इसका कम कर देते हैं। ये है कि इंटीग्रेशन 0 से 1 x dx। अब हम लोग इंटीग्रेशन कर दिया तो ये हो गया x की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये सीमाएं होगी 0 से लेके 1 तक, माइनस ये हो गया x स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ सीमा लगा दी हमने 0 से 1, और वैल्यू फाइंड करेंगे हम सीमा रख के तो हमें आंसर मिल जाएगा 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यंजक 2 गुणा i कैप डॉट i कैप प्लस j कैप डॉट j कैप प्लस k कैप डॉट k कैप का मान है। हम जानते हैं कि i कैप डॉट i कैप का मान 1 होता है, इसी प्रकार j कैप डॉट j कैप का मान 1 होता है, और k कैप डॉट k कैप का मान 1 होता है। अब तीनों को जोड़ दिया, हो गई वैल्यू 3, और इसको जो बाहर 2 दिया गया इससे गुणा करा दिया तो वैल्यू हो गई 6। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदिशों सदिश a गुणा सदिश b तथा सदिश b गुणा सदिश a के बीच का कोण है। हम जानते हैं कि ये दोनों का मान तो समान आएगा पर दिशा विपरीत होगी, क्योंकि इनका क्रम विपरीत लिया गया है। अतः एक a क्रॉस b इस तरफ जा रहा है तो दूसरा b क्रॉस a इस तरफ जा रहा है, तो दोनों के बीच का कोण 180 डिग्री। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा समूह एक रेखा का दिक्कोज्या नहीं है? हम जानते हैं कि कोई भी रेखा तीनों अक्षों के साथ एक साथ 0 डिग्री का कोण नहीं बना सकती, अतः एक साथ 111 दिक्कोज्याएं नहीं हो सकती, बाकी सब संभव हैं। अतः आपका आंसर है 111, ये किसी भी रेखा के दिक्कोज्या नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a और b स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू 0.3 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल टू 0.6, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b का मान होगा। तब हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी a इंटरसेक्शन b इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a गुणा प्रोबेबिलिटी ऑफ b होता है, तो इन दोनों मानों को हम लोग गुणा करा देंगे, वो हमारा आंसर होगा। यही आपका आंसर होगा 0.18। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 घटनाएं स्वतंत्र होंगी यदि, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ a इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ b ये नहीं हो सकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ b इक्वल 1 ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ a बार इंटू b बार इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b, ये करेक्ट आंसर है हमारा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश a बराबर i के प्लस j के प्लस k कैप का परिमाण मोड ऑफ a
होगा। हमें ज्ञात करना है मोड ऑफ ए कितना होगा। देखते हैं कि मोड ऑफ ए के लिए आई कैप के साथ जो भी गुणा में उसका स्क्वायर कर दो, तो आई कैप के साथ गुणा में है 1 तो इसका स्क्वायर 1, जे कैप के साथ 1 इसका स्क्वायर, के कैप के साथ गुणा में 1 इसका स्क्वायर। अब तीनों को जोड़ दो और अंडर रूट कर दो, तो ये हो गया 1 1 1, तीनों का योग हुआ 3 और अंडर रूट किया तो वैल्यू हमें मिली √3। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इस क्वेश्चन में जो दिए गए डाटा उनसे हमें आंसर फाइंड करना है। पहला, यदि ए बराबर ये एक मैट्रिक्स दी गई 2 गुणा 2 तथा बी बराबर ये मैट्रिक्स हो तो ए प्लस बी का हमें मान ज्ञात करना है। देखिए आंसर ए प्लस बी दोनों का हम लोग योग करते हैं। यहाँ a11 में यहाँ का भी a11 जोड़ देते हैं तो ये हो गए 3 और -1 हो गया 2, -1 और -5 हो गया माइनस का 6, 2 और 0 हो गया 2, 4 और 2 हो गया 6। तो ये आपका आंसर हो गया a प्लस बी बराबर ये मैट्रिक्स हो गई। सेकंड क्वेश्चन, कोस x डिग्री का अवकल गुणांक है। हम कोस x का अवकल गुणांक आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हमारे यहाँ दिया गया क्वेश्चन में है कि कोस x डिग्री है, इसका अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले x डिग्री को हम लोग रेडियन में बदलते हैं। देखो सॉल्यूशन करते हैं। माना y बराबर कोस x डिग्री, ये हमारा दिया गया फलन है। चूंकि हम जानते हैं कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटावा 180 हो गया। अतः x डिग्री बराबर पाई बटावा 180 गुणा x, ये मान समीकरण 1 में हम लोग रख देते हैं और अब x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो हमें आसानी से अवकलन मिल जाएगा। रखा तो मान मिला y बराबर कोस पाई बटावा 180 इंटू एक्स। अब अवकलन कर दिया तो मिला dy/dx बराबर माइनस पाई अपॉन 180 इंटू साइन x डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि fx बराबर x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, x बराबर 3 पर संतत है तब f3 का मान होगा। f3 का मान ज्ञात करना है। चूंकि fx बराबर x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, इस पद को हम लोग और सोल्व कर लेते हैं इजी वे में। तो उसको लिखा जा सकता है कि x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, और ये x माइनस 3 यहाँ सेम आ गया, यहाँ x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, तो रिजल्ट मिला x प्लस 3। चूंकि fx x बराबर 3 पर संतत है, अतः बिंदु 3 पर बाईं सीमा फलन का मान और दाईं सीमा का मान बराबर होगा। ये दोनों टर्म्स हम ले लें तो तब f ऑफ 3 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, यानी x की जगह 3 प्लस h हम पुट कर देंगे। पुट कर दिया तो हमें मिला 3 प्लस h, x की जगह पुट कर दिया, ये 3 क्यों वैसा का वैसा था फलन से, तो यहाँ से 3 और 3 हो गई 6। अब लिमिट लगा दी तो रिजल्ट मिला हमें 6। यही हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि इंटीग्रेशन 2 sin x इंटू कोस x dx का मान होगा। ये इंटीग्रेशन हमें करना है, कर देते। माना ये जो इंटीग्रेशन दिया गया था ये i के बराबर है। क्योंकि हम जानते हैं कि 2 sin x कोस x का मान होता है sin 2x, तो यहाँ रख दिया sin 2x। अब हमारे समाकलन करना बहुत आसान है और sin 2x का समाकलन हो गया माइनस कोस 2x अपॉन 2 प्लस c। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चंस। कह रहा है कि यदि लेमड़ा इंटू आई के प्लस जे के प्लस के कैप एकांक सदिश है तब लेमड़ा का मान होगा। हमें लेमड़ा का मान ज्ञात करना है। माना ये दिया गया सदिश सदिश a के बराबर है, तब हम सबसे पहले इसका मॉडुलस ज्ञात करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि ये एकांक सदिश है तो इसका मॉडुलस 1 होगा। अब ये मॉडुलस ज्ञात कर दिया तो इस सदिश का मॉडुलस लगा दिया हमने। ज्ञात करते हैं, ये लेमड़ा बाहर ले लिया और मोड ऑफ आई के प्लस जे के प्लस के कैप बराबर 1, इसकी वैल्यू हमने फाइंड की तो 1 स्क्वायर यहाँ से 1 स्क्वायर, यहाँ से भी 1 स्क्वायर, तो हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 3, तो हो गया ये वैल्यू हो गई √3 इंटू लेमड़ा बराबर 1। अतः लेमड़ा बराबर 1/√3। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि खालिस्तान घटनाओं a और b के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b होता है। ये तभी होता है जब दोनों घटनाएं स्वतंत्र हो। अतः हमारा आंसर होगा स्वतंत्र घटनाएं। आगे बढ़ते, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, हमें बहुत सूक्ष्म इनके उत्तर देने होते हैं। प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि यदि 4 sin इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर 5 तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात करना है, करते हैं। ये दिया गया था चूंकि 4 sin इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर पाई। इसको हम लोग 4 sin इनवर्स x को 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, तो इसलिए लिखा जा सकता है 3 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x, और ये कोस इनवर्स x सेम ऐसा आ गया, ये पाई भी सेम का सेम आ गया। हम जानते हैं कि sin इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2, तो इसकी जगह हम लोग वैल्यू रख देते हैं π/2। ये हमने मान रख दिया तो हुआ 3 sin इनवर्स x प्लस π/2 बराबर पाई। यहाँ से π/2 को हम लोग इस तरफ ट्रांसफर कर दिया तो इधर बचा 3 sin इनवर्स x बराबर
पाई माइनस पाई बाई 2 यानी टोटल वैल्यू में मिली पाई बाई 2। यहाँ से इस 3 को भी यहाँ नीचे ले आए तो हो गया पाई बाई 6। साइन इनवर्स x बराबर पाई बाई 6। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की तो x बराबर हो गया साइन पाई बाई 6 और हम जानते हैं कि साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 1/2। अतः x बराबर 1/2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a बराबर ये एक मैट्रिक्स दे दी तथा b बराबर ये एक मैट्रिक्स दे दी, ये ऐसा हो तो a प्लस b का ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम मैट्रिक्स b का ट्रांसपोज ज्ञात करेंगे और फिर ऐड कर देंगे दोनों को। देखते हैं सॉल्यूशन दिया गया है, ये मैट्रिक्स दी गई है a, ये मैट्रिक्स दी गई है b। हम पहले फाइंड करते हैं मैट्रिक्स b का ट्रांसपोज। हमने ये फाइंड कर लिया मैट्रिक्स b का ट्रांसपोज, यानी रो को कॉलम बना दो और कॉलम्स को रो बना दो। हमने बना दिया, हमें रिजल्ट मिल गया। अब दोनों को जोड़ देते हैं। ये दोनों को जोड़ दिया, इस a11 से यहाँ का a11 जोड़ दिया तो 2 और -1 हो गया 1, और इसी प्रकार अन्य जो भी वैल्यूज हमने जोड़ दिया तो ये हमें रिजल्ट मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखाएं, ये एक रेखा दे दी तथा ये दूसरी रेखा दे दी, परस्पर लंबवत हों तो लैम्बडा का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि दोनों रेखाएं लंबवत हैं। इस लंबवत की कंडीशन का हम लोग उपयोग करेंगे। क्या कंडीशन होती है वो देखेंगे और यहाँ से फिर लैम्बडा का मान हम ज्ञात कर देंगे। देखते हैं सॉल्यूशन। दी गई रेखाएं हैं, ये तो पहली रेखा दे दी तथा ये दूसरी रेखा दे दी। इस रेखा में आप देखिए यहाँ y निगेटिव है, हम इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया y-1 और माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो हो गया प्लस का 2। तो ये हमारी दी गई रेखा हो गई। प्रश्नानुसार दोनों दी गई रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, अतः हम जानते हैं कि ये दो रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी यदि a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 बराबर 0 हो। पहली जो दो रेखाएं दी गई हैं, यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान ज्ञात करते हैं। देखिए मान ज्ञात करते हैं। a1 का मान है 1 और a2 का मान है माइनस लेमड़ा, b1 का मान है लेमड़ा और b2 का मान है 2, c1 का मान है -1 और c2 का मान है 1। ये हम लोग रख देते हैं वैल्यूज। ये वैल्यूज हमने रख दी इस तरीके से, तो ये वैल्यू हो गया 1 इंटू माइनस लेमड़ा तो हो गया माइनस लेमड़ा, 2 इंटू लेमड़ा हो गया 2 लेमड़ा और -1 इंटू 1 हो गया माइनस का 1। ये इस कंडीशन में यहाँ से बराबर 0, इसको सोल्व किया माइनस लेमड़ा प्लस 2 लेमड़ा हो गया बराबर लेमड़ा और बचा -1, इसको ट्रांसफर कर दिया तो हो गया लेमड़ा बराबर 1। अतः लेमड़ा का मान हो गया लेमड़ा बराबर 1, जो कि हमारा उत्तर है। प्रश्नों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आगे वाला जो क्वेश्चन आ रहा है। कहता है कि क्या फलन fx, ये इस तरह से एक फलन दिया गया x बराबर 1 पर संतत है। इस फलन को हम लोग गौर से देखते हैं तो कहता है कि जब x का मान 1 नहीं है तो फलन इस प्रकार से होगा, जब x का मान 1 है तो फलन का मान 2 होगा। सोल्व करते हैं। यहाँ दिया गया कि f ऑफ 1 बराबर 2, जब x का मान 1 है तो फलन का मान 2 है। तब हम लोग लिमिट ज्ञात कर लेते हैं। देखिए एक बार लिमिट ज्ञात करते हैं तो लिखा लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x बराबर लिमिट x टेंड्स टू 1। अब ये इसकी जो वैल्यूज थी इसको हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये लिख दिया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और यहाँ से नीचे से x माइनस 1 वापस आ गया, यहाँ से x माइनस 1 से ये x माइनस 1 कैंसिल, तो हमें वैल्यू बचा x प्लस 1। लिमिट लगा दी तो वैल्यू मिली हमें 2। चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इक्वल टू f ऑफ 1 बराबर 2, अतः x बराबर 1 पर fx संतत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x e की पावर x dx ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है। माना ये जो इंटीग्रेशन ज्ञात करना है ये i के बराबर है, अतः माना i बराबर इंटीग्रेशन x e की पावर x dx है। अब हम यहाँ दो फलनों का गुणनफल दिया गया x और दूसरा e की पावर x, इसको हम लोग आइलेट के अनुसार प्रथम फलन तथा द्वितीय फलन का चयन करते हैं। देखिए आइलेट कहता है कि पहले इनवर्स फंक्शन लो, यदि फिर आप लोगरिथमिक लो, फिर एल्जेब्रिक लो, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर एक्सपोनेंशियल। यहाँ हम देखते हैं कि x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अतः x तो हो गया प्रथम फलन और e की पावर x हो गया द्वितीय फलन। अब समाकलन के नियमानुसार समाकलन कर देते हैं। तो पहले फलन को तो यूं का यूं छोड़ दिया, दूसरे फलन का समाकलन कर दिया, फिर माइनस, फिर ये समाकलन का साइन लगाया। जब अब पहले फलन का हम लोग अवकलन कर देंगे, ये x का अवकलन कर दिया और जो यहाँ जो रिजल्ट मिला था इस रिजल्ट को यहाँ वापस लिख दिया। और आगे सोल्व करते हैं। यहाँ से देखिए ये x और e की पावर x का समाकलन हम जानते हैं कि e की पावर x ही होता है। ये माइनस सेम ऐसा कैसा आ गया, ये इंटीग्रेशन साइन सेम आ गया। यहाँ से ये वैल्यू हो गई 1 और इसकी वैल्यू लिख दी हमने e की पावर x इंटू dx। और सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू तो सेम आ गई x e की पावर x, ये माइनस और इसका फिर से समाकलन किया तो मिला हमें e की पावर x और प्लस c। यहाँ से e की पावर x हमने कॉमन ले लिया तो हमें बचा रिजल्ट e की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
परवलय y स्क्वायर बराबर 4x तथा रेखा x बराबर 3 के मध्य परिबद्ध क्षेत्र ज्ञात कीजिए। हमें इसका बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दिया गया परवलय है एक तो y स्क्वायर बराबर 4x और दी गई रेखा है x बराबर 3। इन दी गई रेखा और परवलय से हम डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये हमने डायग्राम बनाया, ये x एक्सिस का, इसको हमने ये y एक्सिस का, हमने ये परवलय बना लिया हमने y स्क्वायर बराबर 4x। ये हमने रेखा बना ली x बराबर 3। इनके बीच का क्षेत्रफल, ये जो क्षेत्रफल हुआ यही हमें ज्ञात करना, ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चित्रानुसार अभिष्ट क्षेत्रफल होगा, माना ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, यहाँ एक्सेस पे बिंदु ये M है, ये मूल बिंदु को हमने O का, तब क्षेत्रफल होगा AOBMA, ये क्षेत्रफल होगा। क्योंकि यहाँ से देखते हैं कि ये परवलय x अक्ष के सापेक्ष सममित होता है, तब हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 2 गुणा क्षेत्रफल AOMA। क्यों लिख सकते हैं, कारण फिर से देख लीजिए, इसलिए लिख सकते हैं कि परवलय x अक्ष के सापेक्ष सममित है। समाकलन के लिए हमें x की सीमा का मान ज्ञात होना चाहिए। देखते हैं यहाँ से x 0 से शुरू हो रहा है और अधिकतम x बराबर 3 तक जा रहा है, अतः x की सीमा हो गई x बराबर 0 से x बराबर 3 तक। अब हम लोग आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं और वो इंटीग्रेशन देखते हैं आगे। इंटीग्रेशन 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 से 3 इंटू वाई डी एक्स, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ हमने x की सीमा रख दी 0 से 3, y का मान रख देते हैं। चूंकि वक्र परवलय के अनुसार जा रहा है, परवलय का समीकरण y स्क्वायर बराबर 4x, वहां से y का मान निकाला तो मिला √4x, ये हमने यहाँ y की जगह रख दिया। अब हम लोग यहाँ से 4 है, इसका अंडर रूट हटाते हैं तो ये 2 बाहर आ गया। चूंकि ये 2 पहले से था तो 2 गुणा 2, ये तो वैल्यू होगी 4, और ये समाकलन 0 से 3 √x dx, इसका हम लोग समाकलन कर देते हैं। समाकलन किया तो हमें मिला 2/3 इंटू एक्स की पावर 3/2, और ये सीमाएं होंगी 0 से 3 तक, सीमाओं का मान रख दिया तो यहाँ हो गया 3 की पावर 3/2 माइनस 0। आगे और सोल्व किया तो मिला 8/3 इंटू 3√3, 3 से 3 कैंसिल हुआ तो रिजल्ट मिला 8√3 वर्ग इकाई। ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। आगे सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 0 से 3 1/9 प्लस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें मान ज्ञात करना है, माना i बराबर 0 से 3 1/9 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। इंटीग्रेशन ज्ञात करना तो सबसे पहले 9 को हम लोग 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग इसका इंटीग्रेशन किया तो ये हो गया 1/3 tan इनवर्स x/3, ये 0 से 3 क्यों हुआ, इसलिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। चूंकि 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx, इसका मान होता है कि 1/a इंटू tan इनवर्स x/a। यहाँ हम देखते हैं कि a का मान 3 है, अतः ये रिजल्ट हमें मिला। यहाँ से देखिए 1/3 tan इनवर्स x/3, और समाकलन की सीमा होगी 0 से 3 तक। अब सीमा रख देते हैं तो ये तो वैल्यू होगी 3 से 3 कैंसिल हुआ तो यहाँ से बचा 1 और यहाँ बचा 0। हम जानते हैं कि tan इनवर्स 1 बराबर π/4 और tan इनवर्स 0 बराबर 0, अतः टोटल सोल्व किया तो ये तो गया 1 इंटू पाई बराबर पाई और 4 गुणा 3 बराबर 12, तो रिजल्ट मिला π/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश a बराबर i के प्लस j के प्लस 2k कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। देखते हैं सोल्यूशन। प्रश्नानुसार सदिश a बराबर i के प्लस j के प्लस 2k कैप, सबसे पहले इस सदिश का मॉडुलस ज्ञात करते हैं। तो ये मॉडुलस ज्ञात किया, यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू होगी 1 + 1 + 4 = √6। सबसे पहले a कैप ज्ञात करें, ये a कैप हमने ज्ञात किया तो इसका वैल्यू हम जानते हैं कि 1/mod(a) इंटू वेक्टर a, ये 1/mod(a) इसकी वैल्यू रखी हमने तो ये होगी 1/√6 इंटू ये सदिश a का मान रख दिया, ऐसा कैसा आ गया। अब आगे सोल्व किया तो हमें मिला 1/√6 i कैप प्लस 1/√6 j कैप प्लस 2/√6 k कैप, ये हमारा आंसर है। यही पूछ रहा था कि इस सदिश के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यदि दो सदिश सदिश a तथा सदिश b इस प्रकार हैं कि mod ऑफ a बराबर 2 तथा mod ऑफ b बराबर 3 और a डॉट b बराबर 4, तो mod ऑफ a माइनस b ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करते हैं। हम जानते हैं कि mod ऑफ a माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू इसे लिखा जा सकता है कि a माइनस b सदिश a माइनस सदिश b एक बार इंटू सदिश a माइनस b दूसरी बार, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इनको गुणा करवा देते हैं। सदिश a को सदिश a से गुणा कराया तो a डॉट a, इस सदिश a को इस माइनस सदिश b से गुणा करवाते हैं तो ये होगी वैल्यू माइनस a डॉट b, फिर इस माइनस b को गुणा कराते हैं a से तो हो गया माइनस b डॉट a,
और इस माइनस बी को माइनस बी से गुणा करवाते हैं तो हो गया बी डॉट बी। चूंकि हम जानते हैं कि बी डॉट ए बराबर ए डॉट बी होता है, यहाँ दोनों में साइन समान है, इसे इसको माइनस साइन आ गया और ये वैल्यू सेम और सेम हो गई तो लिख दिया 2 टाइम्स ए डॉट बी। इस वैल्यू को लिखते हैं कि मोड ऑफ ए का स्क्वायर, इस वैल्यू को लिखते हैं कि मोड ऑफ बी का स्क्वायर। मान रख देते हैं कि मोड ऑफ ए का स्क्वायर किया, यह आ गया, मोड ऑफ बी का स्क्वायर यह आ गया, और ए डॉट बी यह आ गया। इसको सोल्व किया तो 2 का स्क्वायर बराबर 4, 4 दूनी 8 और ये 3 का स्क्वायर यानी 9। 4 और 9 हो गए 13, इसमें से 8 कम गई तो मिला 5। अतः मोड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू √5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदु 1 0 0 तथा 0 1 1 से जाने वाली रेखा की दिक् को ज्याएं ज्ञात कीजिए। दिक् को ज्याएं ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे, फिर दिक् को ज्याएं ज्ञात करेंगे। बिंदु 1 0 0 और 0 1 1 से जाने वाली रेखा के दिक् अनुपात ज्ञात करते हैं। इस 1 में से इस 0 को कम कर दिया, इस 0 में से 1 को कम कर दिया, इस 0 में से इस 1 को कम कर दिया, तो वैल्यूज हमें इस तरह से मिली 0 - 1 1 - 0 1 - 0। तो वैल्यू हो गई, यहाँ से वैल्यू हो गई -1, यहाँ से वैल्यू हो गई 1 और यहाँ से वैल्यू हो गई 1। अब हम लोग आसानी से दिक् को ज्याएं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि दिक् अनुपात की सहायता से दिक् को ज्याएं ज्ञात करने के लिए यहाँ से -1 लेंगे, ये -1 यहाँ रख दिया और अब तीनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे और फिर अंडर रूट ले लेंगे, उसको डिवाइड करवा देंगे। तो ये डिवाइड करा दिया तो रिजल्ट मिला प्लस माइनस -1 अपॉन अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई 1, ये वैल्यू भी हो गई 1 और ये वैल्यू भी हो गई 1। तो जोड़ा तीनों तो हो गई तीनों की वैल्यू 3 और वो भी अंडर रूट के साथ। तो यहाँ से -1 प्लस -1 के कारण प्लस माइनस और 1/√3। सिमिलर इसी प्रकार जो बची हुई वैल्यूज हैं वो आप ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वैल्यू तो नीचे वाली वैल्यू तो जो आ रही है हमारे पास हर में, ये तीनों में सेम आएगी, तो तीनों में सेम आ गई और ऊपर वाला चेंज समथिंग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिंदुओं 2 5 4 और -3 0 6 के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। मध्य की दूरी ज्ञात करना है। देखते हैं सोल्यूशन। बिंदुओं 2 5 4 और -3 0 6 के मध्य की दूरी होगी यहाँ से ये 2, इसमें से इस -3 को कम कर दो, 2 -3 और अब इसका स्क्वायर कर दो। इसी प्रकार इस 5 में से 0 कम कर दो, ये कम कर दिया, अब इसका स्क्वायर कर दो, और 4 में से 6 कम कर दो, ये कम किया और इसका स्क्वायर कर दो। अब इनका अंडर रूट ले लो, यही हमारा दूरी होगी। अब सोल्व करना बाकी है तो सोल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू हो गई 5, 5 का स्क्वायर, यहाँ से 5 का स्क्वायर, यहाँ से -2 का स्क्वायर, स्क्वायर किया 5 का स्क्वायर 25, यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ -2 का स्क्वायर प्लस का 4। अब जोड़ दिया तो रिजल्ट मिला टोटल √54 और जो कि दोनों बिंदुओं के बीच की अभिष्ट दूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 3/5 तथा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर x, तब x का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करते हैं। दोनों स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं, चूंकि दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं अतः हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे क्योंकि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं। अतः हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इसका मान हम लोग रख देते हैं, ये मान रख दिया, ये हमने मान रख दिया। यहाँ से ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें प्रश्न में दिया था 3/5, ये रख दिया। यहाँ से इसका मान हमें दिया गया है 1/2, ये रख दिया। इसका मान दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर x, ये x रख दिया और सिमिलर ये और ये वैल्यू रख दी, हमने रख दिया। यहाँ से हो गया -x/2, ये प्लस का x है। इसको सोल्व किया तो टोटल वैल्यू होगी x/2 और बाकी वैल्यू सब सेम। यहाँ से इस 1/2 को उस तरफ ट्रांसफर कर देते हैं तो यहाँ सिर्फ एक ही पार्ट बचेगा x/2। उधर ले गए तो 3/5 में से 1/2 कम किया और आगे सोल्व करते हैं। बचेगा x/2 बराबर एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आया 10 और ये हुआ 6 - 5, ये वैल्यू होगी 1 और ये 10। तो अतः x/2 बराबर 1/10। इस 2 को इस तरफ ट्रांसफर कर दिया तो ये ट्रांसफर कर दिया तो बचा x बराबर 2/10 यानी x बराबर 1/5। यही हमें मान ज्ञात करवा रहा था कि x का मान 1/5 ही होगा। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि ये एक हमें समीकरण दिया, ये हमें इसको सिद्ध करना है। देखो इसको गौर से देखते हैं तो ये है tan π/4 प्लस 1/2 कोस इनवर्स a/b प्लस tan π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स a/b। यहाँ दोनों टर्म्स में
1/2 कोस इनवर्स A/B दोनों में कॉमन आ रहा है, यहाँ प्लस का है यहाँ माइनस का है, अतः माना 1/2 कोस इनवर्स A/B बराबर थीटा। इसको आगे सोल्व किया तो हमें मिला कोस 2 थीटा बराबर A/B। अब ये जो LHS पार्ट है इस पार्ट को हम लोग ले लेते हैं, यहाँ इसका मान रख देते हैं, तो ये मान हमने रख दिया थीटा और यहाँ मान रख देते हैं, ये माइनस था इसलिए हो गया माइनस थीटा। अब इसको ओपन करके रख देते हैं 10 में, क्योंकि हम जानते हैं कि tan ऑफ A प्लस B इक्वल टू होता है tan ऑफ A प्लस tan ऑफ B अपॉन 1 माइनस tan ऑफ A इंटू tan ऑफ B। ये वैल्यू हम लोग इस तरह से रखते हैं, तो यहाँ से A का मान π/4 B का मान थीटा, अतः ये वैल्यूज हो गई। ये इसकी जगह रख सकते हैं कि tan ऑफ π/4 प्लस tan ऑफ थीटा अपॉन 1 माइनस tan ऑफ π/4 इंटू tan ऑफ थीटा। सिमिलर इसमें ये वैल्यूज होगी tan ऑफ π/4 माइनस tan ऑफ थीटा अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan ऑफ थीटा। हम जानते हैं कि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, और यहाँ अतः यहाँ भी 1 पुट किया, यहाँ भी 1 पुट किया, यहाँ 1 और यहाँ 1 हम पुट करते हैं। देखिए पुट करते हैं तो हमें ये वैल्यूज हमें मिली 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब यहाँ एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम देखिए यहाँ से ये और ये एलसीएम आ गया हमारे पास, तो इस वाले टर्म्स को यहाँ गुणा करवा दिया, इस वाले टर्म्स को यहाँ गुणा करवा दिया, इस तरह से गुणा करवा के लिख दिया। अब इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन किया तो हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा। यहाँ इसको ओपन किया तो हुआ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा। इस 2 tan थीटा से ये 2 tan थीटा कैंसिल आउट, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। यहाँ से एक और एक 2, और यहाँ से भी tan स्क्वायर थीटा एक बार, यहाँ से भी tan स्क्वायर थीटा एक बार, तो हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा। 2 यहाँ से कॉमन लेने तो बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये जो नीचे वाला पार्ट था इसको हमने गुणा कराया तो ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये इस तरह से लिख दिया हमने। यहाँ से इसको इस तरीके, इस टर्म्स को इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसकी वैल्यू हमें पता है कि इसको लिखा जा सकता है कोस ऑफ 2 थीटा, और कोस ऑफ 2 थीटा का हमारे पास मान था, तो यहाँ मान रख दिया तो वैल्यू हमें मिली 2b/a जो कि RHS है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, a ज्ञात कीजिए यदि a प्लस b बराबर ये राशि दी गई है तथा a माइनस b बराबर ये राशि दी गई है। हमें ये एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की। ये a प्लस b का मान है, ये a माइनस b का मान है। a का मान ज्ञात करना है, ज्ञात करते हैं। चूंकि a प्लस b प्लस a माइनस b ये हम लोग रख देते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये वैल्यू आएगी यहाँ से और यहाँ से ये वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड कर दिया तो हमें इस तरह से एडिशन किया, ये हमें रिजल्ट मिला। यहाँ से देखते हैं कि ये तो a और ये भी a दोनों प्लस के, यहाँ से ये b प्लस का है और यहाँ से ये b माइनस का है, तो इस b से ये भी कैंसिल, तो यहाँ बचा 2a, ये 2a बराबर ये रिजल्ट। अतः इस 2 को यहाँ डिवाइड करवा दिया हमने, ये डिवाइड करवा दिया तो ये हमें रिजल्ट मिल गया, एक मैट्रिक्स मिल गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 गुणा 2 क्रम का अवयव aij ज्ञात कीजिए जिसके अवयव aij बराबर 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे है। इस तरह से दिए गए हैं, तो हमें ये एक मैट्रिक्स ज्ञात करनी है, 2 क्रॉस 2 की ज्ञात करनी है। a बराबर इस तरह से है, इसको हमने i और j का मान रखा तो ये हुआ a11 a12 a21 a22। अब हम लोग इनका मान ज्ञात कर लेते हैं। चूंकि aij बराबर 2i माइनस जे अपॉन 3i प्लस जे, जब मैं i का मान 1 और j का मान 1 रखता हूँ, और रख दिया मैंने यहाँ, और अब सोल्व किया तो मुझे मिला a11 बराबर 1/4। जब मैं i का मान 1 और j का मान 2 रखता हूँ, ये मैंने रखा इस तरह से, तो मुझे वैल्यू मिली a12 इक्वल टू 0। जब मैं i का मान 2 और j का मान 1 रखता हूँ, मैंने रखा इस तरह से, तो मुझे वैल्यू मिली a21 बराबर 3/7। जब मैं i का मान 2 और j का मान भी 2 रखता हूँ, तो रखा मैंने, तो ये वैल्यू मुझे मिली 1/4। अतः अवयव a होगी। इस प्रकार हमने जहाँ मान रख दिया, ये हमें मैट्रिक्स मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यदि अवयव a बराबर ये एक मैट्रिक्स है, कि प्रश्न कह रहा है कि यदि अवयव एक अव्युत्क्रमणीय अवयव हो तो x का मान लिखिए। हम जानते हैं कि अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा शून्य होता है। इस कंडीशन का हम लोग उपयोग करेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। देखते हैं, ये दी गई मैट्रिक्स है, इसका मॉडुलस निकाला यानी डिटरमिनेंट निकाला। ये डिटरमिनेंट इस तरह से हमने डिटरमिनेंट निकाला, ये हमने इस डिटरमिनेंट निकालते ही आगे सोल्व किया हमें, तो मोड ऑफ a बराबर मेरा -8 चूंकि प्रश्न कह रहा है कि अवयव a अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, इसलिए मोड ऑफ a बराबर 0। इस क्वांटिटी को 0 के इक्वल पुट किया हमने, ये 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से 8 कॉमन लेके लेफ्ट कर दिया, कर सकते हैं, और यहाँ से फिर ट्रांसफर किया तो हमें वैल्यू मिली x बराबर -1। डिटरमिनेंट a को 0 के इक्वल पुट किया,
ये पुट कर दिया हमने। यहाँ से x का मान हम इजी वे में ज्ञात कर सकते हैं। इस -8 को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दीजिए तो इधर बचा -8x बराबर प्लस का 8 डिवाइड कर दीजिए तो वैल्यू मिली x बराबर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। f(x = x + 1/x) का अवकलज ज्ञात कीजिए। करते हैं। अवकलन के मूल प्रमेय से हम जानते हैं कि दो फलनों के भागफल का अवकलज का सूत्र निम्न होता है। यदि u और v दो फलन हों, इस प्रकार हों कि u/v की फॉर्म में हों, तब इनका अवकलन करें तो हमें मिलता है अवकलन कि v × du/dx माइनस u × dv/dx/v²। अतः अवकलन कर देते हैं। ये अवकलन हम किया d/dx fx, ये fx का मान रख दिया, ये हमने मान रख दिया। माना x + 1 = u है और x = v है। इस प्रकार हमने मान लिया। अब अवकलन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस x को सेम रख दिया और x + 1 का अवकलन कर दिया। यहाँ से देखते हैं फिर आगे माइनस साइन और फिर x + 1 को सेम रख दिया और x का अवकलन कर दिया। किया देखिए इसका अवकलन x का तो हो गया 1 और ये हो गया 0, यहाँ से x का हो गया 1, तो ये इस प्रकार से 1 रख दिया और यहाँ से 1 रख दिया। अब इनको आगे सोल्व करते हैं। x.1 = वापस x को 1 से गुणा कराया तो फिर से x और ये माइनस बाहर था इसलिए माइनस, ये 1 × 1 और माइनस के कारण हो गया -1। यहाँ से -x और +x कैंसिल आउट तो वैल्यू मिली हमें -1/x²। इसलिए d/dx x + 1/x = -1/x²। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि फलन fx = log sin x अंतराल, ये अंतराल दिया गया है, ये खुला अंतराल है 0 से π/2, इसमें वर्धमान है। वर्धमान हमें सिद्ध करना है। इसको देखते हैं। प्रश्नानुसार fx = ये फलन दिया गया है, इसका एक बार अवकलन करते हैं तो मिला f' बराबर 1/sin x × cos x। इसको हम लोग लिख सकते हैं cot of x। चूंकि हम जानते हैं कि अंतराल 0 से π/2 में cot x हमेशा पॉजिटिव होता है, अतः fx एक वर्धमान फलन है इस अंतराल में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि y² = ax³ + b के बिंदु 2, 3 पर खींची गई स्पर्श रेखा का झुकाव 4 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात करते हैं। वक्र y² = ax³ + b, इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। अवकलन मिला 2y dy/dx = 3ax²। यहाँ से सोल्व करते हैं। 2y को दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया हमने तो मिला dy/dx = 3ax²/2y। इस बिंदु 2, 3 पर इस dy/dx का मान ज्ञात करते हैं तो x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट कर दो। ये हमने पुट कर दिया और सोल्व किया तो यहाँ से मिला हमें 2a। प्रश्नानुसार 2a = 4 है। ये प्रश्न में दिया गया कि स्पर्श रेखा का झुकाव 4 है, अतः a = 2। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। tan² 2x - 3 का समाकलन कीजिए। माना यह समाकलन i के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि tan² x = होता है sec² x - 1। इस सूत्र का हम लोग उपयोग करते हैं और उपयोग करके यहाँ रखते हैं तो x की जगह हम लोग 2x - 3 प्रश्न में दिया गया है, इसलिए हम लोग लिखेंगे इसको sec² 2x - 3 - 1। अब इस dx को अलग अलग के लगा दूं, हमने अलग अलग लगा दिया। इसका समाकलन हमारे लिए बहुत आसान है तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। इसका समाकलन भी हमने कर दिया, हो गया x। अब इस 2x - 3 को समथिंग मानते हैं। माना 2x - 3 = t है, इसलिए 2dx = dt। ये इसमें रख देते हैं। यहाँ से dx का मान निकालेंगे तो हमें मिलेगा dt/2। तो इस 2 को तो नीचे का था, इधर बाहर ले आई तो हमें मिला 1/2 इंटीग्रेशन sec² t dt - x। इसका समाकलन हम जानते हैं कि होता है tan t और ये 1/2 सेम आ गया ऐसा और ये -x सेम प्लस c। यहाँ से t का मान हम लोग रख दें तो हमें मान मिलेगा 1/2 tan 2x - 3 - x + c। ये हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न। अंतराल, बंद अंतराल है 0 से π/2 में वक्र y = cos x तथा x अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल लिखिए। इस परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें लिखना है। वक्र का x अक्ष के सापेक्ष परिबद्ध क्षेत्रफल का सूत्र हम लोग जानते हैं a से b y dx होता है, अतः अभी क्षेत्रफल होगा। यहाँ सीमा दे दी 0 से π/2 x की सीमा है, अतः 0 से π/2 cos x dx। समाकलन कर दिया तो समाकलन मिला sin x और ये सीमाएं 0 से π/2। अब सीमा रख दी तो वह sin π/2 - sin 0। sin 0 का मान 0 होता है, sin π/2 का मान 1 होता है, अतः रिजल्ट मिला 1 वर्ग इकाई। नेक्स्ट प्रश्न। सिद्ध कीजिए कि y = cx + a/c अवकल समीकरण y = x dy/dx + a/dy/dx का हल है। इसका हमें हल सिद्ध करना है कि ये y इस अवकल समीकरण का हल है। दिया गया कि ये y दिया गया, इसका हमने x के सापेक्ष अवकलन किया तो हमें मिला dy/dx = c। माना ये जो दिया गया
y का मान था, ये समीकरण 1 है, ये हमें dy.x मिला, ये समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 तथा 2 से c को लुप्त करने पर अर्थात c का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, यहाँ से c का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हमें यही समीकरण मिली जो दी गई अवकल समीकरण है। अतः y बराबर cx प्लस a अपॉन c दी गई अवकल समीकरण का हल है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14, सदिशों i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात करना है। माना ये सदिश दिया गया, ये सदिश a है और ये सदिश b है। माना सदिश a तथा सदिश b का कोण थीटा है। अब सबसे पहले सदिश a का मोड ज्ञात करते हैं। मोड ऑफ a इक्वल टू ये हो गया, यहाँ से 1 का स्क्वायर, यहाँ से -2 का स्क्वायर, यहाँ से 3 का स्क्वायर और इन सब का योग करके अंडर रूट। यहाँ से हुआ वैल्यू 1, यहाँ से वैल्यू हो गई 4, यहाँ से वैल्यू हो गई 9, 9 और 4 13 और 1 14, तो ये तो हुआ अंडर रूट 14। ये वैल्यू तो ये आ गई। यहाँ से सदिश b का मॉडुलस ज्ञात करते हैं। सिमिलर यहाँ से 3 का स्क्वायर, यहाँ से -2 का स्क्वायर और यहाँ से 1 का स्क्वायर, ये वैल्यू भी होगी अंडर रूट 14। चूंकि a डॉट b यानी सदिश a और सदिश b का डॉट प्रोडक्ट लेना है, यानी i कैप का जो गुणांक है उसको i कैप के गुणांक के साथ गुणा करवाना है। यहाँ का 1 और यहाँ का 3 इस प्रकार, यहाँ का -2 और यहाँ का -2 इस प्रकार, यहाँ का 3 और यहाँ का 1 इस प्रकार। अब तीनों को जोड़ दो और लिख दो, यहाँ से हुआ वैल्यू 3, यहाँ से वैल्यू हो गई 4, यहाँ से वैल्यू हो गई 3, तो टोटल वैल्यू हो गई 10, जो कि क्या आई a डॉट b का मान आया, सदिश a डॉट सदिश b। चूंकि a डॉट b बराबर हम जानते हैं कि मोड ऑफ a इंटू मोड ऑफ b इंटू कोस ऑफ थीटा ऐसा होता है। यहाँ से इसका मान हमने ज्ञात किया, ये वैल्यू आई 10, ये वैल्यू हमने ज्ञात की अंडर रूट 14, ये वैल्यू हमने ज्ञात की, ये भी अंडर रूट 14 और ये कोस ऑफ थीटा। अब सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से तो वैल्यू होगी 14 और आगे सोल्व कर लिया तो इस 14 को इधर डिवाइड करा दो तो कोस थीटा बराबर बचा 10/14 बराबर 5/7। अतः थीटा बराबर कोस इनवर्स 5/7। ये हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 15, यदि दो इकाई सदिशों सदिश a और सदिश b के मध्य का कोण थीटा हो तब सिद्ध कीजिए कि साइन θ/2 बराबर 1/2 मोड ऑफ a कैप माइनस b कैप। ये हमें सिद्ध करना है। चूंकि हम जानते हैं कि मोड ऑफ a कैप माइनस b कैप का स्क्वायर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a कैप माइनस b कैप इंटू a कैप माइनस b कैप। यहाँ से हम लोग इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो a कैप डॉट a कैप ये आ गया, a कैप डॉट बी कैप और ये माइनस के कारण ये माइनस आ गया, ए कैप डॉट बी कैप। सिमिलर माइनस के कारण ये माइनस और बी कैप डॉट ए कैप। अब माइनस माइनस प्लस हो गया बी कैप डॉट बी कैप। चूंकि हम जानते हैं कि ए कैप डॉट बी कैप बराबर होता है बी कैप डॉट ए कैप, अतः यहाँ मान रख दिया तो यहाँ से तो इसको लिखा जा सकता है कि मोड ऑफ ए कैप का स्क्वायर, यहाँ से लिखा जा सकता है कि मोड ऑफ बी कैप का स्क्वायर, ये हो गया 2 टाइम्स ए कैप डॉट बी कैप। यहाँ से इसकी वैल्यू 1 होगी। क्यों होगी? कह रहा है कि ये दोनों इकाई सदिश हैं, मोड ऑफ ए कैप इक्वल टू 1, इसलिए मोड ऑफ ए कैप का स्क्वायर इक्वल टू 1। सिमिलर ये वैल्यू भी 1। अब इसको सोल्व करना बाकी है। यहाँ से 1 और 1 तो हो गया 2 वैल्यू और -2, और इसको लिखा जा सकता है कि मोड ऑफ ए कैप इंटू मोड ऑफ बी कैप इंटू कोस ऑफ थीटा। इसका हम लोग इसकी वैल्यू रख देते हैं, मोड ऑफ ए कैप की वैल्यू रख देते हैं और मोड ऑफ बी कैप की वैल्यू रखते हैं। देखो ये तो 2 इंटू ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 1 कोस ऑफ थीटा, ये वैल्यू टोटल वैल्यू होगी 2 यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ होगा 2 इंटू 1 माइनस कोस ऑफ थीटा। क्योंकि हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस ऑफ थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये वैल्यू होगी टोटल 2 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब अंडर रूट ले लेता हूँ, बचा मोड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2। इस 2 को हम लोग इस तरफ डिवाइड करवा दे तो हमें यहाँ बचेगा सिर्फ साइन थीटा बाई 2 बराबर हो गया 1/2 मोड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। यही हमें सिद्ध करना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 7/11 तब ज्ञात कीजिए। पहला ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी और तीसरा ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। 1 बाय 1 तीनों को ज्ञात करते हैं। देखते हैं पहला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से इस टर्म्स को ट्रांसफर कर देते हैं इस तरफ और इस वाले टर्म्स को ट्रांसफर कर लाते हैं इस तरफ, तो हमें मिला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हमें इसका भी मान दिया गया है, इसका भी दिया है और इसका भी दिया है। अब तो आसान है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी याद करना। याद कर लेते हैं। मान रखा ये मान 6/11, ये मान 5/11, ये मान 7/11। एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में आ गया 11, यहाँ से 6 और 5 11, 11 में 7 गए तो 4। अतः प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4/11। एक मान हमने ज्ञात कर लिया। आगे बढ़ते हैं दूसरे मान के लिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका मान हमने अभी ज्ञात किया है 4/11 और इसका मान क्वेश्चन में दिया है 5/11। 11 से 11 कैंसिल तो वैल्यू हमें मिली 4/5। थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ये मान हमने ज्ञात किया 4/11। ये प्रश्न में दिया था 6/11। 11 से 11 कैंसिल हुआ तो रिजल्ट मिला 4/6 यानी 2/3। प्रश्नों को इसी प्रकार सोल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस कोस इनवर्स 12/13 बराबर साइन इनवर्स 16/65। ऐसा होता है। हमें इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करेंगे। सबसे पहले LHS पार्ट ले लिया। ये हमने ले लिया LHS पार्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि कोस इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ हम लोग x की जगह 12/13 ले लेंगे। अतः ये वाली टर्म्स तो सेम आ गई। साइन इनवर्स 3/5 और इसकी जगह लिखा जा सकता है कि साइन इनवर्स √1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, ये हमने लिख दिया। 13 का स्क्वायर होता है 169। एलसीएम लिया तो ये 169 यहाँ आ गया अपॉन 169। और अब आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। ये वैल्यू सेम आ गई। साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 169 माइनस 144 बराबर होता है 25। तो ये वैल्यू आ गई 25 और ये 169 सेम आ गया। अब इनका अंडर रूट किया तो ये हमें मिला इसका अंडर रूट 5 और इसका अंडर रूट 13। तो हमें मिला साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 5/13। चूंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बराबर साइन इनवर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ हम लोग x का मान रख देते हैं, y का मान रख देते हैं। x का मान हमने माना 3/5 और y का मान 5/13 ये हमने रखा। तो इस x की जगह तो ये रख दिया और इस y की जगह ये रख दिया। यहाँ से y की जगह ये रख दिया और इस x की जगह ये वैल्यू आ गई। अतः अब इनको और सोल्व कर लिया। यहाँ से 169 माइनस 25 तो हो गया 144। 144 का अंडर रूट हो गया 12 और यहाँ से 169 का अंडर रूट हो गया 13। यहाँ से सोल्व करते हैं। 25 माइनस 9 होता है 16 और 16 का अंडर रूट हो गया 4 और 25 का अंडर रूट हो गया 5। बाकी सब वैल्यू ये दोनों वैल्यू सेम थी। अब और सोल्व करवा लेते हैं आगे। तो यहाँ से 13 गुणा 5 यहाँ से 13 गुणा 5 यानी 65 एलसीएम हो गया हमारा। 65 एलसीएम हो गया और ये हो गया 12 गुणा 3 36 माइनस 5 गुणा 4 20। 36 में से 20 गए तो 16। ये हमारा सोल्यूशन हुआ साइन इनवर्स 16/65 जो कि RHS है। हमें यही तो सिद्ध करना था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहा है कि फलन fx बराबर इस तरह से एक फलन दिया गया है x बराबर 0 पर संतत है तब m का मान ज्ञात करना है। प्रश्न कह रहा है कि ये x बराबर 0 पर संतत है और m का मान हमें निकालना है। अब फलन को देख लेते हैं। फलन कह रहा है कि x जब 0 नहीं है तब होगा x स्क्वायर प्लस m और जब x बराबर 0 है तो होगा x स्क्वायर वो भी माइनस का माइनस एक्स स्क्वायर माइनस m। ये दिया गया है। दिया गया फलन ये हमने इस तरह से लिख लिया। x बराबर 0 पर फलन का मान हम इससे निकालेंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस m से। x बराबर 0 पुट किया तो वैल्यू मिली माइनस m। x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट यानी दाईं सीमा का मान निकालने पर ये दाईं सीमा का मान निकाला। लिमिट x टेंड्स टू 0 पुट fx बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। यहाँ से और हम लोग आगे वैल्यू पुट करते हैं यानी x की जगह 0 प्लस h पुट कर देते हैं। तो फलन में x की जगह 0 प्लस h पुट कर दिया तो मिला 0 प्लस h का स्क्वायर प्लस m। यहाँ से लिमिट लिया तो लिमिट h टेंड्स टू 0 करने पर वैल्यू हमें मिली m। x बराबर 0 पर बाईं सीमा का मान निकालने पर बाईं सीमा निकालते हैं तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। फलन में 0 माइनस h पुट कर देते हैं x की जगह। ये पुट कर दिया इस तरह से। ये वैल्यू होगी h स्क्वायर और ये वैल्यू m सेम। अब h टेंड्स टू 0 किया तो ये वैल्यू यहाँ से मिली सिर्फ m। क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि x बराबर 0 पर फलन संतत है इसलिए समीकरण की उस बिंदु 0 पर फलन का मान और दाईं सीमा का मान और बाईं सीमा का मान तीनों का मान बराबर होगा। इस कंडीशन का हम लोग उपयोग करेंगे। फलन का मान रख दिया हमने माइनस m,
दाईं सीमा हमने रख दी m, बाईं सीमा हमने रख दी m। अब हम लोग इन दोनों को ले लें, इन दोनों को ये ले लें, तो इस m को मैं इस तरफ ट्रांसफर करा दूं तो ये टोटल वैल्यू तो हो गई 2m और उधर क्या बचा सिर्फ 0, अतः m बराबर 0। यही हमारा m का मान होगा, m बराबर 0। प्रश्न 18 में आपको अथवा में भी एक क्वेश्चन मिलेगा, आप इसको भी कर सकते हैं, उसको नहीं करना चाहते हैं तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि y बराबर साइन ऑफ कोस ऑफ एक्स स्क्वायर हो तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। करते हैं, देखिए इसको 1 बाय 1 स्टेप में इसको सोल्व करेंगे, कैसे इस इतने लंबे फलन का अवकलन हम लोग करते हैं। माना y बराबर ये फलन दिया गया है, तब x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इस तरह से लिख सकते हैं कि डी अपॉन dx साइन ऑफ कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इस साइन एक्स का हम लोग अवकलन करेंगे, फिर इस कोस एक्स से करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे। इस तरह से हम लोग 1 बाय 1 स्टेप में बढ़ते जाते हैं। इस साइन एक्स का क्या तो हमें मिला कोस ऑफ, और ये अंदर वाली ये वैल्यू सेम आ गई, ये सेम आ गई, और फिर अवकलन करना इस कोस का, तो ये हमने इस तरह से लिख दिया इस कोस एक्स स्क्वायर। अब ये वाली टर्म्स तो सेम आ गई ऐसी कैसी, हमें इसका अवकलन करना है, चूंकि हम जानते हैं कोस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इनटू इस एक्स स्क्वायर का भी अवकलन करना होगा, तो ये होगा डी अपॉन dx एक्स स्क्वायर। अब इसका अवकलन हो गया 2x, तो ये वैल्यू सेम आ गई, यहाँ से ये वाली वैल्यू ये सेम आ गई और इसकी वैल्यू आ गई 2x। यहाँ से 2 और ये माइनस एक्स, तो ये तो हो गई माइनस 2x, और ये वैल्यू सेम ऐसी कैसी, ये वैल्यू सेम ऐसी कैसी। ये हमारा रिजल्ट मिला -2x कोस ऑफ कोस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर, ये हमारा रिजल्ट आ गया। इस तरीके से इतने लंबे फलन का हम लोग अवकलन ईजी वे में कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए सबसे पहले करना क्या है, फिर से देख लीजिए, हमें सबसे पहले इस साइन एक्स का अवकलन करना है, फिर इसका करना है, फिर इसका करना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है समाकलन 1 + 2 tan x इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। इस समाकलन का हमें मान ज्ञात करना है। करते हैं, देखो माना ये समाकलन i के बराबर है, अतः i बराबर समाकलन 1 + 2 tan x इंटू टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू डी एक्स। अभी यहाँ जो 2 tan x दिया है इसको अंदर के दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये मान हो गया समाकलन 1 + 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan x इंटू सेक एक्स इंटू डी एक्स। अब इस डी एक्स को सभी के साथ गुणा करवा देते हैं। देखिए यहाँ 1 से गुणा कराया तो ये हो गया डी एक्स, इस 2 tan स्क्वायर एक्स से गुणा कराया तो हो गया 2 tan स्क्वायर एक्स डी एक्स, और इस 2 tan x sec x dx से गुणा कराया तो ये वैल्यू होगी 2 tan x sec x dx, और सभी टर्म्स का समाकलन। अब देखिए हमारे पास इस टर्म का समाकलन करना इजी है, इस टर्म्स का समाकलन भी हम लोग थोड़ा सा चेंजमेंट करके कर देंगे, इसका हमारे पास इजी है। अब यहाँ चेंजमेंट करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ से ये 2 अचर है, इस 2 को हम लोग समाकलन के चिन्ह से बाहर ला सकते हैं, तो यहाँ बाहर ले आए। इसी प्रकार यहाँ से 2 को बाहर ले आए और बची हुई टर्म्स सेम आ गई हमारी। अब समाकलन और इजी वे में करते हैं। देखो इस टर्म्स का समाकलन हम लोग इजी वे में कर लेंगे, यहाँ से tan स्क्वायर एक्स को हम लोग बदल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ tan स्क्वायर एक्स की जगह हम ये वैल्यू रख देते हैं, ये हमने वैल्यू रख दी, तो ये रख दी सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये बची हुई वैल्यूज को ऐसा कैसा हमने लिख दिया। इसका समाकलन कर दिया dx का, तो हो गया x, और यहाँ से ये 2 सेम आ गया। ये समाकलन सेक स्क्वायर एक्स का हो ऐसा कैसा लिख दिया इस बार, ये -1 इंटू डी एक्स ये लिख दिया, चूंकि यहाँ 2 मल्टीपल में था इसलिए ये 2 भी यहाँ आएगा, और ये 2 सेम आ गया। सेक एक्स टेन एक्स का हम लोग समाकलन जानते हैं, इसका समाकलन होता है कि सेक एक्स, इसलिए ये समाकलन हो गया 2, तो ये सेम और सेक एक्स। अब इसका समाकलन हम लोग जानते हैं, हम जानते हैं कि समाकलन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स होता है, तो इसकी जगह हमने टेन एक्स रख दिया, ये टेन एक्स रख दिया, ये वैल्यू एक्स सेम आ गया, ये 2 सेम आ गया, यहाँ से ये माइनस का 2 सेम आ गया, इस डी एक्स का समाकलन एक्स आ गया, और ये वैल्यूज भी यहाँ सेम आ गई, प्लस समाकलन नियतांक सी। अब इसको बस सोल्व करना है और एक लास्ट आंसर फाइंड करना है। यहाँ देखते हैं कि ये प्लस का x है और यहाँ माइनस का 2x है, तो ये वैल्यू तो टोटल हो गई माइनस का x। यहाँ से 2 और यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया, ये ले लिया, यहाँ से sec x ये लिख दिया और यहाँ से tan x ये लिख दिया, और प्लस समाकलन नियतांक c। इसलिए आपका आंसर होगा समाकलन जो मान में ज्ञात करवाया था i बराबर -x प्लस 2 इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस समाकलन नियतांक c। ये आपका आंसर है। प्रश्न 19 में भी आपको हमें एक क्वेश्चन मिलेगा, आप चाहो तो इसे सोल्व कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है कि समाकलन -π/2 से π/2
sin x की पावर 5 dx का मान ज्ञात कीजिए। ये फलन दिया गया है, इसका हमें इन सीमाओं के मध्य समाकलन ज्ञात करना है। यहाँ पर fx बराबर sin x की पावर 5, इसलिए एफ ऑफ माइनस एक्स यानी x की जगह माइनस एक्स पुट कर दें। हमने इस तरह से माइनस एक्स पुट किया तो इसको लिखा जा सकता है कि माइनस साइन एक्स की टोटल पावर 5, इसकी वैल्यू होती है माइनस साइन की पावर, इसकी वैल्यू होती है माइनस साइन एक्स की पावर 5, क्योंकि इसकी वैल्यू है एफ एक्स, अतः इसे लिखा जा सकता है माइनस ऑफ एफ एक्स। इसलिए एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस ऑफ एफ एक्स। अतः दिया गया फलन विषम फलन है और विषम फलन होने के कारण इस समाकलन का मान हो जाएगा 0। प्रश्न 20, एक सदिश आर एक्स वाई तथा जेड अक्षों के साथ क्रम से 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री के कोण बनाता है। यदि मोड ऑफ आर बराबर 2 तो सदिश आर ज्ञात कीजिए। ज्ञात करते हैं। देखो सबसे पहले हम सदिश आर कैप के लिए दिक् को जे ज्ञात करेंगे। करते हैं ज्ञात। प्रश्नानुसार कह रहा है कि एक्स के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, इसलिए एल बराबर कोस 45 डिग्री, और कोस 45 डिग्री का हम मान जानते हैं कि वो होता है 1/√2। अतः एल बराबर 1/√2। इसी प्रकार एम बराबर कोस 60 डिग्री बराबर 1/2। एन बराबर कोस 120 डिग्री बराबर -1/2। इसलिए आर कैप हो गया एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। एल एम एन का मान रख देते हैं हम लोग, हुआ तो आर कैप इक्वल टू 1/√2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप माइनस 1/2 के कैप। इसलिए सदिश आर होगा, सदिश आर के लिए हम जानते हैं कि मोड ऑफ आर इंटू आर कैप। मोड ऑफ आर प्रश्न में दिया गया है 2 और ये आर कैप हमने ज्ञात कर लिया, ये इस तरह से ज्ञात कर लिया। ये वैल्यू इस 2 को गुणा करवा दिया तो वैल्यू हमें मिली √2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, जो कि सदिश आर के बराबर है। ये हमें सदिश आर ज्ञात करवाया गया था। प्रश्न 20 में भी आपको तो हमें एक पार्ट और मिलेगा, आप चाहो तो इसे सोल्व कर सकते हैं। ये प्रश्न देखते हैं। एक रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, -5 से जाती है और ये एक रेखा है, इसके समांतर है। देखते हैं। वह रेखा जो बिंदु x1, y1, z1 से गुजरती है और उस जिसके दिक् अनुपात ए बी से हैं, तो उसका समीकरण हम जानते हैं होता है x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c। यहाँ पर रेखा इस बिंदु से गुजरती है, -2, 4 और -5 से गुजरती है तथा इस एक रेखा के समांतर है। अतः इस रेखा के भी दिक् अनुपात 3, 5 और 6 ही होंगे। अतः अभिष्ट रेखा का समीकरण होगा x -2/3 बराबर y -4/5 बराबर z -5/6। आगे सोल्व कर लेते हैं। ये तो हो गया प्लस का 2, ये हो गया प्लस का 5 और ये हमारा रिजल्ट मिल गया अभिष्ट रेखा का समीकरण। समाकलन 0 से 1 x इंटू 1 - x की पावर n dx का मान ज्ञात कीजिए। माना यह समाकलन i के बराबर है। अब ये i के बराबर, चूंकि हम जानते हैं कि समाकलन 0 से a f ऑफ x dx इक्वल टू समाकलन 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx, यानी x की जगह आप a माइनस एक्स पुट कर सकते हैं। यहाँ हमारे पास प्रश्न में a बराबर 1 दिया गया है, इसलिए x की जगह 1 माइनस a हम लोग रख देते हैं। रखा, यहाँ रखा तो ये वैल्यू आ गई, यहाँ रखा तो ये वैल्यू आ गई। इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ से बचा 1 माइनस एक्स और यहाँ से वैल्यू जा माइनस माइनस प्लस का x और उसकी भी पावर n, तो वैल्यू बची x की पावर n। ये dx सेम हो गया। अब समाकलन हम लोग आज इजी वे में कर सकते हैं। इस प्रकार करेंगे कि x की पावर n को इस 1 से गुणा करा तो ये हो गया x की पावर n, और इस x की पावर n को इस x से गुणा कराया तो वह x की पावर n प्लस 1, और ये माइनस था इसलिए ये भी माइनस आ गया और बचा हुआ इंटीग्रेशन 0 से 1 dx सेम वैल्यू आएंगी। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन किया तो इंटीग्रेशन आया x की पावर n प्लस 1/n+1 माइनस x की पावर n प्लस 2/n+2, और समाकलन की वही सीमाएं 0 से लेके 1 तक। अब सीमाएं रख देते हैं। x की जगह 1 पुट कर दिया और x की जगह 0 पुट कर दिया, बाकी 0 तो ये पुट करने पर 1 पुट करने पर 1/n+1 माइनस 1/n+2। अब एलसीएम ले लेते हैं। n+1 इंटू n+2 एलसीएम आ गया। ये n+2 इस 1 से गुणा हो गया, यहाँ आ गया। ये n+1 इस 1 से गुणा हो गया, यहाँ आ गया। n से n कैंसिल हो गया, 2 में से 1 गया तो 1। अतः रिजल्ट मिला 1/n+1 इंटू n+2, जो कि अभीष्ट समाकलन है। प्रश्न 21 में भी अथवा में आपको प्रश्न मिलेगा, आप चाहो तो इसे सोल्व कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है यहाँ की समाकलन x/x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1 dx का मान ज्ञात कीजिए। माना यह समाकलन i के बराबर है। पुनः हम मानते हैं कि x² बराबर
t, इसलिए 2x dx बराबर dt। हम लोग x dx का मान क्या कर सकते हैं, वो होगा dt बाई 2। या फिर आप इस समाकलन को यहाँ 2 से गुणा कर सकते हैं और यहाँ भी 1/2 से गुणा करा सकते हैं। तो ये गुणा कराया था, इसकी वैल्यू तो हो गई हमारे पास dt। x की पावर 4 की जगह हम लोग कर सकते हैं कि t स्क्वायर, x स्क्वायर की जगह कर सकते हैं t, और ये 1 ऐसा का ऐसा। अब हम लोग इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे, इस टर्म्स को पूर्ण वर्ग बनाएंगे। यहाँ देखते हैं कि यहाँ t स्क्वायर है, t है प्लस 1 है, तो हम लोग यहाँ 2t/2 इस t को 2 से गुणा करके भाग करवा सकते हैं, ये हमने करवा दिया। और 1/4 हमने यहाँ जोड़ दिया और 1/4 घटा दिया, कर सकते हैं। तो इन टर्म से तो हम लोग लिख सकते हैं एक पद, और इन टर्म से लिखेंगे एक पद। देखते हैं, सोल्व करते हैं। अब आगे सोल्व कर लेते हैं। ये 1/2 सेम आ गया, ये इंटीग्रेशन साइन, ये dt ऐसा कैसा। इस t को 2 से गुणा करके भाग करवा दिया, ये करवा दिया, और यहाँ से 1/4 जोड़ दिया, 1/4 घटा दिया, और ये 1 ऐसा कैसा सेम आ गया। अब ये जो टर्म्स हैं, इनसे हम लोग एक टर्म्स लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि t + 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से इसको लिख सकते हैं कि 1 - 1/4। ये इस तरह से लिख दिया, ये समाकलन, और ये 1/2 बाहर आ गया, dt आ गया, ये t + 1 की होल पावर 2 आ गई, और ये 1 - 1/4। अब इस टर्म को सोल्व कर लेते हैं। इस टर्म को एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया 4, तो यहाँ तो 4 - 1 बराबर 3, तो हो गया 3/4। अब इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उसको लिखेंगे √3/2 का होल स्क्वायर। अब समाकलन हम लोग इजी वे में कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सूत्र होता है कि समाकलन dx/x² + a² = 1/a tan 1 x/a + c, इसका हम लोग उपयोग कर लेते हैं। तो समाकलन I = हो गया 1/2 इंटू 1/√3/2 tan 1 t + 1/2 √3/2। यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ के 2 से ये 2 कैंसिल हो गया हमारा, तो यहाँ से बचा 1/√3 tan 1 2t + 1/√3 + c। अब t का मान रख देते हैं, t का मान था हमारे पास x², तो हमारे समाकलन का मान हुआ I बराबर 1/√3 tan 1 2x² + 1/√3 + c। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि अवकल समीकरण, ये अवकल समीकरण दे दी, इसको हल कीजिए, इसको हल करना है। दी गई अवकल समीकरण है, ये हमने अवकल समीकरण रख दी। इसको गौर से देखेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ 1 है, ये cos x है, x का फलन है, ये dy है, ये y का फलन है, ये 1 है, अचर है, ये x का फलन है, ये भी x का फलन है। तो यहाँ से हम लोग चरों को अलग अलग कर लेते हैं। पृथक पृथक करने पर y वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाएं, x वाले टर्म्स को दूसरी तरफ ले आएं, तो हम लोग y को तो यहीं रख दिया और x वाले टर्म्स को इस तरफ ले आए, यहाँ लाए, तो हमें बचा यहाँ से dy बराबर 1 - cos x/1 + cos x × dx। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, अब समाकलन करने पर हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। अब इसका समाकलन करना है, सिर्फ हमें इसका समाकलन इजी है, y आ जाएगा। समाकलन कर देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि cos of x बराबर 1 - 2 sin² x/2, इसलिए 1 - cos x = 2 sin² x/2, और cos x बराबर हम ये भी जानते हैं कि 2 cos² x/2 - 1, इसलिए 1 + cos x = 2 cos² x/2। ये वैल्यूज 1 - cos x की और 1 + cos x की, वो जो हमारा समाकलन था उसमें रख देते हैं। यहाँ रख दिया, लो ये रख दिया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और इस पूरे टर्म्स को हम लोग लिख सकते हैं कि tan² x/2, और हम tan² x/2 को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि tan² x बराबर sec² x - 1, इसलिए इस टर्म्स की जगह लिख सकते हैं कि sec² x/2 - 1। अब इस dx को अलग अलग लगा देते हैं। sec² x/2 का समाकलन किया तो हो गया 2 tan x/2, और यहाँ से किया तो होगा -x + c, और यहाँ से dy का किया तो हमें मिला y। अतः y बराबर 2 tan x/2 - x + c, ये दी गई अवकल समीकरण का हल है। प्रश्न 22 में भी आपको अथवा में एक क्वेश्चन मिलेगा। आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। कह रहा है कि अवकल समीकरण dy/dx बराबर y/x + sin y/x को हल कीजिए। दी गई अवकल समीकरण है, ये अवकल समीकरण माना, ये समीकरण नंबर 1 है। इस समीकरण 1 को हम लोग गौर से देखें तो देखते हैं कि यहाँ y/x है और ये sin y/x है, यानी ये पूरी समीकरण समघात अवकल समीकरण है, इसलिए हम लोग मानेंगे कि y बराबर vx, माना ये समीकरण 2 है। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। अवकलन कर दिया तो हमें मिला dy/dx बराबर v + x dv/dx, माने ये समीकरण नंबर 3 है।
समीकरण 2 और 3 का उपयोग समीकरण 1 में करने पर v प्लस एक्स डी पॉइंट डी एक्स बराबर v प्लस साइन v, यहाँ से v से v कैंसिल हो गया तो हमें मिला x डी पॉइंट डी एक्स बराबर साइन v। यहाँ से देखते हैं तो देखिए ये x का फलन है और यहाँ से ये v का फलन है। अब हम लोग v वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे, x वाले टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे, ले जाते हैं। देखो यहाँ से डी पॉइंट साइन v बराबर 1/x dx। अब दोनों तरफ का आसानी से समाकलन किया जा सकता है। ये समाकलन हमने कर दिया तो वह इंटीग्रेशन डी पॉइंट साइन v बराबर इंटीग्रेशन 1/x dx, और इस साइन v की जगह लिखा जा सकता है कोसेक v। तो ये वैल्यूज होगी समाकलन कोसेक v dv बराबर समाकलन 1/x dx। अब इसका समाकलन हम लोग जानते हैं कि इसका समाकलन होता है log tan v पॉन 2, और इसका समाकलन जानते हैं log ऑफ x से। अब हमें एक समाकलन नियतांक जोड़ना होता है तो माना वो log ऑफ c है। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि log ऑफ x प्लस log ऑफ c इक्वल टू इसको लिखा जा सकता है कि log ऑफ x इंटू सी, बाकी वैल्यू सारी सेम। इधर देखिए ये log फलन, ये भी log फलन, एंटी log फलन लेने पर यहाँ से बचेगा tan v पॉइंट 2 बराबर xc। अतः v का मान रख देते हैं हम लोग, यहाँ v का मान रख दिया y पॉइंट x, तो रिजल्ट मिला tan y पॉइंट 2x बराबर xc, जो कि अवकल समीकरण का अभीष्ट हल है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 23। दी गई रेखिक प्रोग्रामन समस्या को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये एक रेखिक प्रोग्रामन समस्या दी गई है, ये उसका उद्देश्य फलन है, इसको हमें न्यूनतम करना है और हमें प्रतिबंध दिए गए, एक प्रतिबंध, ये दूसरा प्रतिबंध और ये शून्येतर प्रतिबंध दिए हैं। देखो सोल्व करते हैं ग्राफिकल विधि से। दी गई असमीकरणों को समीकरण में बदलने पर, इस पहली दी गई असमीकरण को समीकरण में बदला तो हमें मिला x प्लस 2y बराबर 10। ये मैंने कहा समीकरण नंबर 1 है। इसी प्रकार असमीकरण 2 से लिखते हैं, देखो तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से x प्लस 2y बराबर 10 से हमें x और y का मान ज्ञात करना है कि ये जो रेखा है ये रेखा अक्षों को कहाँ मिल रही है। तो हमने इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे, हमने बॉक्स बना लिया, एक जगह x रख लिया, एक जगह y रख लिया। एक बार जब आप x का मान 0 लेंगे, एक बार y का मान 0 लेंगे। जब y का मान 0 लिया यहाँ से तो x बराबर 10, और जब x का मान 0 लिया तो y का मान 5। इस तरह से हमें 2 बिंदु मिल गए। अब हम आसानी से एक रेखा बना सकते हैं। अतः एक बिंदु तो ये हो गया 10 0, इसको हमने कहा ये बिंदु A है। एक बिंदु 0 5 हो गया, इसको हमने कहा कि ये बिंदु B है। ये तो हमें मिला समीकरण 1 से। अब समीकरण 2 से भी ज्ञात करते हैं। समीकरण 2 से ये समीकरण 2 लिख लिया। यहाँ एक बार जब y बराबर 0 किया तो वह 3x बराबर 4 यानी x बराबर 8, और जब x बराबर 0 यहाँ से ये वैल्यू 0 तो हमें मिला 4y बराबर 24 यानी y बराबर 6। अतः फिर से हमें 2 बिंदु मिल गए। एक बिंदु मिला 8 0, जिसे हमने कहा वो बिंदु C है। एक बिंदु हमें मिला 0 6, इसको हमने कहा ये बिंदु D है। और हम डायग्राम बना लेते हैं। देखिए हमने कहा कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो बिंदु को करते हैं। ये बिंदु A हो गई, यहाँ से ये बिंदु B हो गई, इसी प्रकार ये बिंदु C और ये बिंदु D। हमने ये डायग्राम बना लिया, इन रेखाओं के नाम लिख दिए हमने। अब देखते हैं, देखिए ये एक E बिंदु और आ रहा है। हमारा सुसंगत हल क्षेत्र ये वाला क्षेत्र हुआ इन दोनों रेखाओं और ये नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन के कारण और ये अशून्यतर प्रतिबंधों के कारण y इस तरह पॉजिटिव ही होगा। अतः ये वाला क्षेत्र हमारा, इस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे, इस क्षेत्र को सुसंगत हल क्षेत्र। अब इस सुसंगत हल क्षेत्र से हम लोग हमारा अधिकतम या न्यूनतम उद्देश्य फलन का मान ज्ञात कर सकते हैं। वो मान हमें मिलेगा इस सुसंगत हल क्षेत्र के शीर्ष बिंदुओं पर, यानी इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस बिंदु पर। माना ये बिंदु E है, ये बिंदु प्रश्न के अनुसार ये बिंदु B है और ये बिंदु D है, यानी 3 ही बिंदुओं पर हमें उद्देश्य फलन का मान उच्चतम या न्यूनतम मिलेगा। देखते हैं, बिंदु B के निर्देशांक हमारे पास है, बिंदु D के निर्देशांक हमारे पास है, बिंदु E के निर्देशांक ज्ञात हम कर लेते हैं। अभी चित्र में छायांकित बात सुसंगत हल क्षेत्र है। बिंदु E के निर्देशांकों के लिए समीकरण 1 को 3 से गुणा कर समीकरण 2 में से घटाने पर, समीकरण फिर से देख लीजिए, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर समीकरण 2 से घटाने पर, ये तो समीकरण 2 हुआ। ये समीकरण 1 को 3 से गुणा किया तब हुआ, अब घटा दिया हमने, 3x से 3x कैंसिल हुआ, यहाँ से बचा -2y, यहाँ से बचा -6, यानी कि y बराबर 3। y का मान तो हमें मिल गया। इस y का मान किसी भी समीकरण में रख दो। मैंने समीकरण 1 में मान रख दिया तो x का मान मिला 10 - 2 × 3 बराबर 4, यानी x का मान भी हमें मिल गया 4। अतः बिंदु E के निर्देशांक, बिंदु E के निर्देशांक हो गए 4 और 3, यानी x का मान 4 और y का मान 3।
अब हम लोग आसानी से मान ज्ञात कर लेते हैं। ये हमने रखा बिंदु, ये बिंदु बी, बिंदु ई, बिंदु डी, ये हमारा उद्देश्य फलन था। यहाँ से बिंदु बी पे मान निकाला, मैंने कहा ये जेड बी है। बिंदु ई पे मान निकालूंगा उसको मैं कह दूंगा जेड ई, और बिंदु डी पर जो मान निकालूंगा मैं कह दूंगा उसको जेड डी। निकालते हैं, एक्स की वैल्यू रख देते हैं, यहाँ से 0 पुट की, वाई की वैल्यू 5 पुट की, ये वैल्यू इस तरह से पुट कर दी तो ये वैल्यू तो हो गई 0, यहाँ से मिला 2500। इसी प्रकार जब x का मान 4 और y का मान 3 रखते हैं तो रख दिया x का मान 4 रख दिया, y का मान 3 रख दिया, ये वैल्यू तो हो गई, और ये वैल्यू तो हो गई 800 और ये वैल्यू हो गई 1500, तो टोटल वैल्यू हो गई 2300। जब x का मान 0 और y का मान 6 है तो रख दिया, देखो इस तरह से हमने रख दिया, तो ये वैल्यू तो हो गई 0 और 500 को 6 से गुणा किया तो हमें मिला 3000। चूंकि इन तीनों मानों में देखिए हमें उद्देश्य फलन न्यूनतम ज्ञात करना था जो कि 2300 आ रहा है, और किस बिंदु पे आ रहा है, इस बिंदु ई पर आ रहा है। अतः z का न्यूनतम मान बिंदु ई पर, बिंदु ई 4-3 पर 2300 है। यही हमें ज्ञात करना था, उद्देश्य फलन का मान न्यूनतम ज्ञात करना था। इस प्रश्न 23 में भी आपको हमें एक प्रश्न और मिलेगा, देखते हैं ये क्वेश्चन भी क्या कहता है। कह रहा है कि दी गई रैखिक प्रोग्रामन समस्या को ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ये हमें उद्देश्य फलन दे दिया, इसको अधिकतम करना है, और ये प्रतिबंध दे दिए गए, एक प्रतिबंध, दूसरा प्रतिबंध, और ये शून्य प्रतिबंध दे दिए हमें। देखो सोल्व करते हैं। दी गई असमीकाओं को समीकरण में बदलने पर ये असमीकाएं प्रतिबंध से लेनी है। पहले प्रतिबंध से ये समीकरण बदल गया और दूसरे असमीका से ये समीकरण बन गया। इस समीकरण 1 से हम लोग यानी 4x + 6y = 0 से हम लोग दो बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। वो बिंदु जहाँ ये रेखा ये रेखा x एक्सिस और y एक्सिस को काटती है। जब रेखा एक्सिस को काटती है वहाँ y = 0 और जहाँ y एक्सिस को काटती है वहाँ x = 0। अतः इस समीकरण में एक बार y = 0 पुट करेंगे, एक बार x = 0 पुट करेंगे। जब y = 0 पुट किया तो x = 15 है। जब x = 0 पुट किया तब 6y = 60, अतः y = 10। अतः हमें दो बिंदु मिल गए, ये एक तो बिंदु मिला 15 0, दूसरा बिंदु मिला 0 10। इस पहले बिंदु को तो हमने कह दिया माना ये बिंदु A है, और इस दूसरे बिंदु को कह दिया ये बिंदु B है। इसी प्रकार समीकरण 2 2x + y = 20। इसी प्रकार दो बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात करते हैं। जब y = 0 तो x = 10, और जब x = 0 तो y = 20। अतः एक बिंदु तो हो गया 10 0 और दूसरा बिंदु हो गया 0 20। माना पहला बिंदु C है, दूसरा बिंदु D है। अब डायग्राम बना लेते हैं। माना ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये पहली रेखा हो गई, एक ही रेखा ये हो गई, तो ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B, ये बिंदु C और ये बिंदु D। अशून्येतर प्रतिबंधों से कहता है कि x > 0 इसलिए इधर वाला पार्ट है, और कहता है कि y > 0 इसलिए इधर वाला पार्ट है। इन प्रतिबंधों से कह रहा है कि ये इनके लेस देन का पार्ट, ये वाला पार्ट। अतः ये वाला क्षेत्र हमारा सुसंगत हल क्षेत्र हो गया। इसे हम लोग कहेंगे सुसंगत हल क्षेत्र। और इस सुसंगत हल क्षेत्र के शीर्ष बिंदुओं पर हमारे उद्देश्य फलन का मान अधिकतम या न्यूनतम होगा। शीर्ष बिंदु देख लेते हैं। एक शीर्ष बिंदु तो मूल बिंदु आ गया, इसके निर्देशांक हमें पता है 0 0 होता है। एक बिंदु C आ गया, इसके निर्देशांक हमें पता है। एक बिंदु B आ गया, इसके निर्देशांक भी हमें पता है। एक बिंदु और आ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ से जब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इसको हमने कहा ये बिंदु E है। इस बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात करना चाहते हैं। चित्र में छायांकित बार सुसंगत हल क्षेत्र है। बिंदु E के निर्देशांकों के लिए समीकरण 2 को 2 से गुणा कर, फिर से देख लीजिए, समीकरण 2 को 2 से गुणा कर समीकरण 1 से घटाने पर, देखो घटा देते हैं, ये तो हो गया समीकरण 1, ये 2 से गुणा करने के बाद समीकरण 2, इस 4x से 4x कैंसिल, यहाँ से बचा 4y = 20, इसलिए y = 5। इस y का मान दोनों समीकरणों में 1 व 2 में किसी में मान रख दो, x का मान हमें मिल जाएगा। रखते हैं, देखो मैंने समीकरण 2 में रख दिया तो रखा 2x + 5 = 20, इसलिए 2x = 15, इसलिए x का मान हमें मिल गया, x = 15/2। इसलिए बिंदु E के निर्देशांक हो गए 15/2 और 5। अब बिंदु O जिसे मैंने मूल बिंदु का, बिंदु C, बिंदु B और E पर z का मान ज्ञात करते हैं। अब मैंने इधर बिंदु ले लिए और यहाँ उद्देश्य फलन का मान ले लिया। मैंने कहा जब बिंदु O यानी मूल बिंदु पर उद्देश्य फलन का मान ZO है, बिंदु C पर उद्देश्य फलन का मान ZC है, बिंदु E पर उद्देश्य फलन का मान ZE है, और बिंदु B पर उद्देश्य फलन का मान ZB है।
मान ज्ञात कर लेते हैं। जब x का मान 0 y का मान 0 तो उद्देश्य फलन में x का मान 0 y का मान 0 रखा तो वैल्यू आ गई हमारे पास उद्देश्य फलन की 0। जब x का मान 10 और y का मान 0 है तब उद्देश्य फलन का मान हमारे पास आ गया 20, क्योंकि x का मान 10 रखो y का मान 0 रखो तो ये वैल्यू हो गई 20 और ये 0 यानी टोटल 20। जब x का मान 15/2 और y का मान 5 है, रख देते हैं उद्देश्य फलन में मान यहाँ, तो हमें मिला 2 गुणा 15/2 प्लस 3 गुणा 5, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल 15 और 15 हो गई वैल्यू 30। जब x का मान 0 और y का मान 10 है, अतः उद्देश्य फलन का मान हो गया 2 गुणा 0 प्लस 3 गुणा 10 बराबर 30। अब हम देखते हैं कि यहाँ से ये दो वैल्यू सेम मिल रही हैं, अधिकतम मिल रही हैं इन सारी मानों में से। अतः बिंदु ई पर 15/2 और 5 पर, ये बिंदु ई है, इस बिंदु पर और बिंदु बी 0, 10 पर z का अधिकतम मान 30 है और यही हमारा उद्देश्य फलन का अधिकतम मान हुआ। और ये हमारे इस तरह सॉल्यूशन थे। इस तरह एक सिस्टमेटिक तरीके से हमने 1 बाय 1 हर एक क्वेश्चन को सोल्व किया। आपने प्रत्येक टर्म्स को अच्छे से देखा, सीखा और सॉल्यूशन लिखना सीखा। आशा करता हूँ आपके लिए ये पीपीटी, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।